हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू एम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आज हम लोग अपने बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ आए हैं, जो है चैप्टर 3 हमारा, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़े अच्छे यहाँ पे टर्म्स हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, डिफाइन इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर और ऑर्डिनरी शेयर क्या है? इक्विटी शेयर या फिर ऑर्डिनरी शेयर्स आर दोज शेयर्स विच डू नॉट कैरी एनी प्रेफरेंस राइट। ठीक है, इनके पास कोई प्रेफरेंस राइट नहीं होता और प्रायोरिटी, ना तो प्रेफरेंस राइट होता है या फिर प्रायोरिटी इनके अंदर नहीं होती इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड नहीं इनको पे किया जाएगा, इनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती है कि इनको डिविडेंड पहले दिया जाए, एंड इन द रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। और जब कैपिटल वापस करी जाती है तो भी इनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। ठीक है, 10 इक्विटी शेयर्स बियर्स मैक्सिमम रिस्क, इसलिए इनका रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? इनको प्रायोरिटी तो दी नहीं जा रही है। डिविडेंड मिलता है आपको शेयर खरीदने पे, लेकिन आपको डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। क्यों? प्रायोरिटी किसी और को दी जा रही है, आपको नहीं दी जा रही है। कैपिटल अगर रीपे किया जा रहा है तो फिर आपको प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, किसी और को दी जा रही है, यानी रिस्क आपके पास ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि कंपनी वाइंड अप हो रही है। कंपनी वाइंड अप जब हो रही थी तो उसने सारी चीज़ें पे आउट करना शुरू जब करी तो अब इक्विटी शेयर्स थे, इक्विटी शेयर के पास तो कोई प्रायोरिटी या फिर प्रेफरेंस तो है नहीं। तब क्या होगा? इन दैट केस इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब कुछ बचेगा तो ही मिलेगा, अदरवाइज वो ऐसे ही बेचारे चले जाएंगे। तो इसलिए मैक्सिमम रिस्क कौन बियर करता है? इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक, बट दे एंजॉय फुल वोटिंग राइट। ठीक है, वोटिंग राइट किसके पास होता है? इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर के पास, यानी पूरा कंट्रोल कंपनी का किसके पास होता है? इक्विटी शेयर होल्डर का। एंड कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, यानी जो ये चाहेंगे वही हो सकता है कंपनी के अंदर, जो ये नहीं चाहेंगे वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वोटिंग राइट किसके पास है? इक्विटी शेयर होल्डर के पास है। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर? प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच कैरी प्रेफरेंशियल राइट। इनके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास प्रेफरेंशियल राइट नहीं था, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास प्रेफरेंशियल राइट होता है बोथ रिगार्डिंग द डिविडेंड, यानी इनको ही प्रेफरेंस दी जाएगी डिविडेंड देते हुए। ठीक, इनको ही प्रेफरेंस दी जाएगी डिविडेंड देते हुए। ठीक, इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं दी जाएगी। एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल, दोनों में इन्हीं को प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट मस्ट बी पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर। ठीक, इनको जो डिविडेंड दिया जाता है ना वो फिक्स रेट होता है, यानी 12%, 5%, 6%, जो भी इनका परसेंटेज डिसाइड होगा वही परसेंटेज इनको मिलेगा डिविडेंड का। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर के केस में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे डिविडेंड जो दिया जाता है वो वेरिएबल होता है। कभी ज़्यादा प्रॉफिट कमाया तो ज़्यादा उनको डिविडेंड मिल जाता है, कभी कम प्रॉफिट कमाया तो उनको कम डिविडेंड देखने को मिलता है। ठीक है, in the event of winding up of a company, preference shareholder must be paid back their capital before equity share। ठीक है, जब वाइंड अप करा जा रहा होगा, कंपनी को बंद किया जा रहा होगा, तो सबसे पहले जो कैपिटल वापस करी जाएगी वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वापस करी जाएगी। उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो फिर किसको दी जाएगी? इक्विटी शेयर होल्डर्स को दी जाएगी। ठीक है सर, तो ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके थे। फिर कहता है प्रेफरेंस शेयर्स आर अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। कमेंट, यस इट्स अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी है ये। क्यों? प्रेफरेंस शेयर्स आर अ हाइब्रिड सिक्योरिटी कंप्राइजिंग फीचर्स ऑफ बोथ इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? ये दोनों चीज़ों के फीचर्स को कैरी करता है। इक्विटी शेयर के भी फीचर्स को कैरी कर रहा है, साथ ही जो है साथ ही डिबेंचर्स के भी फीचर्स को ये कैरी करता है। लाइक इक्विटी शेयर्स डिविडेंड इज पेएबल ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट। ठीक, इक्विटी शेयर होल्डर को जब भी डिविडेंड दिया जाएगा जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पाती है तो उनको डिविडेंड नहीं दिया जाता। इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर के साथ भी होता है कि जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दिया जाएगा, अदरवाइज उनको डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। लाइक डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स कैरी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक, डिबेंचर्स का क्या फीचर है कि उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक, उसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है। ठीक है सर, इसलिए ये क्या है? हाइब्रिड फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी है। अगला क्वेश्चन कहता है डिफाइन बोनस शेयर और बोनस इशू। बोनस शेयर या फिर बोनस इशू क्या होता है? समटाइम्स अ कंपनी में हैव लार्ज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट विच इट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया है लेकिन उसने अब तक के डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था। अब वो चाह रही है कंपनी कि उसको क्या करे? वो डिस्ट्रीब्यूट करे। इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस प्रॉफिट एज डिविडेंड, चाहती तो डिविडेंड की तरह उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती, लेकिन नहीं करती। क्या करती है उसके बदले में? द कंपनी इशू फुल्ली पेड शेयर्स
टू शेयर होल्डर फ्री ऑफ चार्ज। क्या करती है कंपनी? बोनस शेयर इशू कर देती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, शेयर होल्डर को जो दिया जाता है, ठीक है, फ्री ऑफ चार्ज इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग्स। ठीक है, जो भी शेयर होल्डिंग की जो भी रेशियो होगा ना, उस रेशियो में सारे शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाएगा? बोनस शेयर इशू कर दिया जाएगा। दीज शेयर्स आर कॉल्ड बोनस शेयर। इन्हीं शेयर्स को क्या कहा जाता है? बोनस शेयर। इशू ऑफ बोनस शेयर इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक, क्या करा जा रहा है? कैपिटलाइजेशन किया जा रहा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को, यानी जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था उसको हम क्या कर रहे हैं? कैपिटलाइज करे दे रहे हैं। ठीक है, इसको इसलिए कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहा जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कहता है डिफाइन राइट शेयर और राइट इशू। अंडर सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 provides that whenever a company proposes to increase its subscribed capital through a further issue of shares, it should offer to the existing members of the company। होता क्या है, जब भी कंपनी अपने शेयर्स को इशू करना चाह रही होती है, न्यू शेयर्स को, ठीक है, तो क्या करना पड़ता है कि एज पर द सेक्शन 62, ठीक, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 62 के हिसाब से कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है। क्या ऑब्लिगेशन होता है? कि जो उसके एग्जिस्टिंग मेंबर है ना, जो अभी वहाँ पे शेयर होल्डर्स हैं, सबसे पहले कंपनी जो नए शेयर इशू करने जा रही है वो किसको देगी? वो किसको ऑफर देगी? वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर देगी कि भाई हम नया शेयर इशू करने जा रहे हैं, इफ़ यू वांट यू कैन परचेज इट। ठीक है, अगर पहले उनके पास राइट है ये, ठीक है, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास राइट है कि उनको सबसे पहले ऑफर किया जाए। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो वेल एंड गुड है, तब फिर उनको वो शेयर्स दे दिए जाएंगे। अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं तब फिर कंपनी जा सकती है पब्लिक के पास कि भाई हम शेयर इशू करना चाह रहे हैं, एनीवन वांट टू परचेज इट, प्लीज परचेज इट। ठीक है, ये राइट शेयर है। ठीक, द शेयर्स विच आर सो ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग मेंबर्स आर कॉल्ड राइट शेयर्स एंड द राइट ऑफ द मेंबर्स टू बी सो ऑफर्ड इज कॉल्ड राइट ऑफ प्रीएम्पशन। क्या है? राइट ऑफ प्रीएम्पशन। जो उनके पास राइट है उसको क्या कहा जाता है? प्रीएम्पशन राइट। ठीक है, और कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है कि वो पहले एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ही जो नया इशू करने जा रही है वो उनको ऑफर करे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान? ईसॉप क्या होता है? एन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज अ स्कीम under which an employee of the company is given a right to purchase a specified number of its shares। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है? कंपनी के जो एम्प्लॉय है उनको क्या दिया जाता है? ऑफर दिया जाता है कि भाई तुम परचेज करना चाहो तो इस शेयर्स को परचेज कर सकते हो स्पेसिफाइड नंबर के। ठीक है, एट अ स्टिपुलेटेड प्राइस। ठीक है, एक प्राइस उनको बता दिया जाता है, इस प्राइस पे तुम परचेज कर सकते हो ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये जो स्टिपुलेटेड प्राइस होता है ना, ये मार्केट प्राइस से कम होता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन दिया जाता है कि भाई देखो हम तुमको ईसॉप देने को तैयार है, तुम मेरे कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हो, ठीक है, लेकिन मार्केट रेट से हम तुमको कम रेट पे वो ऑफ़र करते हैं। अगर एम्प्लॉय चाहते हैं तो उनके शेयर्स को ख़रीद लेते हैं कंपनी के, और अगर नहीं चाहते हैं तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है डिफाइन स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर्स आर द शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी टू एम्प्लॉयज और डायरेक्टर एट अ डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, या तो ये कंपनी एम्प्लॉयज़ को इशू करती है स्वेट इक्विटी शेयर, ठीक, या फिर डायरेक्टर्स को इशू करती है, डिस्काउंट पे इशू करती है, और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कैश ना पे करके क्या करते हैं ये लोग? देखिए कंसिडरेशन क्या होता है? कोई भी काम कोई भी चीज़ आप खरीदिए, ठीक है, उसके बदले में आप कोई तो कंसिडरेशन देंगे ना, पैसा देंगे, दैट इज कॉल्ड एन कंसिडरेशन। ठीक है, तो वही कह रहा है कि कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी अगर कंपनी चाह रही है कि वो कैश पे ना करे, उसके बदले में वो कुछ और पे कर दे, तो वो क्या दे देती है? स्वेट इक्विटी शेयर्स दे देती है अदर देन कैश, फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और फॉर मेकिंग अवेलेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, ये सब अवेलेबल करवाने के बदले में कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करती हैगी। ठीक है, वो कैश की जगह पे क्या कर देती है? शेयर्स दे देती है कंपनी। ठीक, फिर कहता है व्हाट इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट? ये क्या होता है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट इज अ मेथड बाय विच कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, कंपनी जब ही शेयर्स इशू कर सकती है जब वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या हो? लिस्टेड हो। ठीक है, तो वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कह रहा है कि एक ऐसा मेथड है जिसमें कंपनी जो पहले से ही स्टॉक एक्सचेंज में क्या है? लिस्टेड है,
रेजेस कैपिटल बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, क्या करती है, अपने शेयर्स को बढ़ाती है, इंक्रीज करती है, ठीक है, कैसे, इशू करके, नया फ्रेश इशू करती है। फुल्ली और पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर, या तो फुल्ली और पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर हो, और सिक्योरिटी अदर देन वारंट्स एक्सक्लूसिवली टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, किसके इशू करती है, किसको, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को ही इशू किया जाता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को ही ये इशू किया जाता है। देयर बाय अवॉइडिंग द एक्सटेंसिव रेगुलेटरी प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक इशू, पब्लिक इशू करेगी तो बहुत ज़्यादा उसको जो है ऑब्लिगेशन से गुजरना पड़ता है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है, ये भी, तो उन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते करते कंपनी को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उससे बेहतर क्या वो होता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट पे जाओ, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को वो जो नए शेयर हम इशू कर रहे हैं वो उनको दे दें, ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक, फिर कहता है डिफाइन रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग और प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, दो नाम है इसके, याद रखिएगा। रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट, क्या करते हैं, रिटेन कर लेते हैं, वापस से अपने बिजनेस में लगा देते हैं प्रॉफिट, ईयर आफ्टर ईयर, एंड री इन्वेस्टिंग द सेम इन द बिजनेस, ठीक है, हमने रिटेन किया हर साल का प्रॉफिट कुछ हिस्सा और उसको री इन्वेस्ट कर दिया। दिस सोर्स इज कॉल्ड सेल्फ फाइनेंसिंग एज इट इज़ इंटरनल मेथड ऑफ फाइनेंस। इसको क्यों ये सेल्फ फाइनेंसिंग है, क्योंकि हमने तो अपने ही पैसे जो कमाए थे ना प्रॉफिट वो वापस से लगाए, यानी हमने अपने ही आपको फाइनेंस कर दिया। फिर कहता है डिफाइन द टर्म डिबेंचर, डिबेंचर डिनोट्स द बोरोइंग बाय अ कंपनी एंड रिप्रेजेंट्स इट्स लोन कैपिटल, ठीक है, डिबेंचर क्या है, एक बोरोइंग है, यानी कंपनी ने क्या कर रखा है, पैसा उधार ले रखा है, ठीक है, और ये लाइबिलिटी साइड हमको देखने को मिलता है एज अ लोन, ठीक है। अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट, डिबेंचर क्या है, डॉक्यूमेंट है या फिर सर्टिफिकेट है इशूड बाय अ कंपनी एज अ प्रूफ, क्या है, प्रूफ है, कंपनी ने ये इशू किया है, दैट द मनी लेंट टू इट बाय अ होल्डर, यानी जो होल्डर है ना इसका उसने पैसा हमको दे रखा है। इट इज़ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, क्या है ये, एक तरीके से एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है, ठीक है, एज वेल एज एन अंडरटेकिंग टू रिपे द स्पेसिफाइड अमाउंट विद इंटरेस्ट, ठीक है, उसके अंदर अंडरटेकिंग भी होती है कि हाँ भाई हमने इतना स्पेसिफाइड अमाउंट ले रखा है और इतने इंटरेस्ट पे ले रखा है जो हम वापस करेंगे इस पर्टिकुलर टाइम तक, ठीक है। फिर कहता है ब्रीफली डिफाइन द लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, क्या है, अंडर अ टर्म लोन अ बैंक एडवांसेस अ फिक्स्ड अमाउंट इन लमसम टू द बोरोवर फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है, क्या करता है बैंक एडवांस कर देता है, बैंक सैंक्शन कर देता है एक लमसम अमाउंट कोई स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, ठीक है। द इंटरेस्ट इज चार्ज एट अ फिक्स रेट, यहाँ पे क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, एक परसेंटेज डिसाइड हो जाता है, 8%, 9%, 10, 12% कोई भी, और उस वही इंटरेस्ट फिर चार्ज होता है ऑन द सैंक्शनड अमाउंट, जितना भी बैंक ने लोन दिया है ना उस पूरे अमाउंट के ऊपर वो लगता है, ठीक है। द लोन इज एडवांस्ड अगेंस्ट द सिक्योरिटी और ऑफ सम एसेट्स, लोन बैंक ऐसे ही नहीं दे देता, बैंक क्या करता है उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई एसेट आपसे लेता है, और पर्सनल गारंटी ऑफ द बोरोवर, या फिर गारंटर मांगता है कि भाई गारंटर लाओ या तो एसेट दो हमको, ठीक है। फिर कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी लोन देते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप सेवरल स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन अ कंट्री टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस, ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिलता है और मीडियम टर्म फाइनेंस मिलता है इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, किसको मिलता है, टू बिजनेस एंटरप्राइजेस। दे प्रोवाइड फाइनेंस बोथ इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी एंड डेट, दोनों तरीके से मिलता है, या तो इक्विटी भी मिल जाएगा यहाँ से और डेट के फॉर्म में भी फाइनेंस आपको मिल जाएगा। IFCI, ICICI, IDBI सब क्या है, एग्जाम्पल है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, ठीक है सर। फिर कहता है व्हाट इज पब्लिक डिपॉजिट मीन, पब्लिक डिपॉजिट का मतलब क्या है, पब्लिक डिपॉजिट रिफर्स टू द डिपॉजिट ऑफ मनी मेड बाय द पब्लिक, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट का मतलब क्या है, पब्लिक ने कुछ पैसा डिपॉजिट किया विद नॉन बैंकिंग कंपनीज, कहाँ, नॉन बैंकिंग, यानी जो बैंकिंग कंपनी नहीं थी, यानी वो बैंक नहीं था, ठीक है। दिस डिपॉजिट रिप्रेजेंट्स द लोन फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है, ये क्या है, पब्लिक से लोन ले रखा है, ये लायबिलिटी साइड दिखेगा उस पर्टिकुलर नॉन बैंकिंग कंपनी के अंदर, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज़ एंड शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, या तो एम्प्लॉय भी इसके अंदर पब्लिक डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन कहता है डिफाइन ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट इज अ क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन बिजनेस फर्म टू अनदर एज इंसिडेंटल टू सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या है, ट्रेड क्रेडिट एक क्रेडिट फैसिलिटी है जो एक बिजनेस देता है दूसरे बिजनेस को, ठीक है, कब,
जब सेल और परचेज होती है गुड्स और सर्विसेज की। ठीक, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मर्केंटाइल क्रेडिट, इसको और क्या कहा जाता है, मर्केंटाइल क्रेडिट भी कहा जाता है। ट्रेड क्रेडिट रिफर्स टू द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय द सेलर टू द बायर्स। ठीक है, ट्रेड क्रेडिट क्या कहा जाता है, रिफर्स टू द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय सेलर टू द बायर, यानी सेलर जो फैसिलिटी देता है किसको, बायर्स को देता है, एट ऑल द लेवल फ्रॉम द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस डाउन टू द रिटेलर। फॉर मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि भाई जब भी एक बंदा दूसरे बंदे से सामान खरीदता है तो उसको कुछ उधार सामान खरीदता है। ठीक है, वो उधार ही सामान खरीदता है, मार्केट में रोलिंग चलती है। ठीक है, उधार पे रहता है 90 डेज़ की कम से कम लिमिट रहती है मिनिमम। ठीक है, तो ये जो 90 डेज़ का पीरियड उसने दिया ना, क्रेडिट पीरियड, यही क्या कहलाता है, ट्रेड क्रेडिट कहा जाता है। ठीक है, अब होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से 90 डेज़ के पीरियड पे जो है माल लिया। ठीक है, और होलसेलर से रिटेलर ने 90 डेज़ के क्रेडिट पीरियड पे माल खरीद लिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये 90 डेज़ का गैप रहता है बीच में। जब 90 डेज़ पूरे हो जाएंगे तो होलसेलर मैन्युफैक्चरर को पैसा पे कर देगा, और इसी तरीके से जब वहाँ पे 90 डेज़ पूरे हो जाएंगे तो रिटेलर भी होलसेलर को पैसा वापस कर देगा। ठीक है, ये एक ट्रेड क्रेडिट की फैसिलिटी दी जाती है आपस में जो चलती है। फिर कहता है व्हाट इज़ इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट रिफर्स टू द फैसिलिटी ऑफ बाइंग मशीनरी इक्विपमेंट्स एंड अदर ड्यूरेबल गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, बड़े बड़े जो मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, उनको क्या किया जाता है, क्रेडिट पे, उधार पे लिया जाता है। ठीक है, द बायर हैज़ टू पे अ पार्ट ऑफ द प्राइस, क्या करता है, कुछ हिस्सा देता है डाउन पेमेंट के नाम पे। ठीक है, ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड द बैलेंस इज पेएबल इन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। बचा हुआ पैसा कैसे मिलता है, इंस्टॉलमेंट में देना शुरू करता है। ठीक है, द सप्लायर चार्जेस इंटरेस्ट। ठीक, सप्लायर क्या करता है उसके बदले में, जितना पैसा बाकी है उसके ऊपर क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। एंड द इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट अमाउंट इटसेल्फ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कार खरीदी। ठीक है, कार खरीदने के बाद आपने कुछ हिस्सा उसका, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 50 लाख की कार आपने खरीदी, 50 लाख में 5 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट कर दिया, बचा 45 लाख। अब जब 45 लाख बचा ना, ये आप क्या करेंगे, किश्तों पे देंगे। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होंगे, हर महीने की एक इंस्टॉलमेंट बनेगी। उस इंस्टॉलमेंट के अंदर दो हिस्से होंगे, एक हिस्सा होगा प्रिंसिपल अमाउंट, दूसरा हिस्सा होगा उसके अंदर क्रेडिट इंटरेस्ट का। ठीक है, दूसरा हिस्सा क्या होगा, इंटरेस्ट का। ठीक है, तो दो हिस्से मिला के वो पूरा इंस्टॉलमेंट एक बनती है और हर महीने आपकी कटती जाएगी। फिर आता है डिफाइन फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या है सर, अकाउंट रिसीवेबल फाइनेंसिंग इम्प्लाइज रेजिंग फाइनेंस थ्रू सेल और मॉर्गेज ऑफ बुक डेट्स। फाइनेंस को रेज करना है कैसे, हम क्या करेंगे, हमारे जो डेटर्स है हम उसको मॉर्गेज कर देंगे, क्या करेंगे, गिरवी रख देंगे। फाइनेंस कंपनीज और फैक्टर्स प्रोवाइड फाइनेंसेस टू बिजनेस कंसर्न थ्रू आउटराइट परचेज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, जो फाइनेंस कंपनीज है ना, वो ये काम करती हैं कि वो क्या करती हैं, अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट में क्या करती हैं, कुछ पैसा जो है फाइनेंस कर देती हैं कंपनीज को। द फाइनेंस कंपनी जनरली मेक्स एडवांसेस अप टू 60% ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल प्लेज्ड विद देम। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 100 रुपये आपने उसको दिए। ठीक है, आपको 100 रुपये लेने थे, तो वो अकाउंट रिसीवेबल आपने फाइनेंस कंपनी को दिया, तो उसके बदले में कंपनी क्या करेगी, फाइनेंस कंपनी आपको 60 रुपीज़ का फाइनेंस प्रोवाइड कर देगी। क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल आपको अभी तो पैसा नहीं मिलेगा डेटर से, डेटर जब पैसा पे करेगा तभी आपको पैसा मिलेगा, तो आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो अब आप क्या करिएगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उस टाइम पे आप क्या करिएगा, आप किसी फाइनेंस कंपनी के पास जाइएगा, कहिएगा भाई ये मेरे बुक डेट्स है, ये देख लो, और हमें फाइनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, हमें दे दो। ठीक है, तो अब क्या होगा, वो क्या करेंगे, 60% तक का, उस जो भी बुक डेट्स होंगे उसका 60% तक के वो आपको फाइनेंस करवा देंगे। बाकी जो है वो 40% जो बचेगा वो फाइनेंस नहीं करवाएंगे। फॉर एग्जांपल इन केस आपने पैसा वापस नहीं किया तो कम से कम वो पैसा तो वसूल कर सकते हैं ना, वो तो लॉस में ना चले जाए, इसलिए वो 60% तक के आपको पैसा दे देंगे, बचा हुआ पैसा आपको वो नहीं देंगे। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ कस्टमर एडवांसेस। In certain cases, manufacturer or supplier of goods require the customer to deposit an advance payment at the time of booking before the delivery of goods। ठीक है, क्या होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है, पहले कस्टमर को क्या करना पड़ता है, एडवांस देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एडवांस देना पड़ता है। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर कस्टमर से एडवांस लिया जाता है पहले, उसके बाद फिर क्या करते हैं, द कस्टमर एडवांस रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ द
द कस्टमर एडवांस रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स ऑर्डर्ड बुक्ड बाय द कस्टमर्स टू बी सप्लाइड एट अ लेटर डेट। ठीक है, क्या होता है, वो एक पार्ट होता है उसी प्राइस का जो हमने गुड्स ऑर्डर किया है ना, या फिर बुक किया है, या आप जो भी कह लीजिए, बुक किया है या ऑर्डर किया है, जो भी कह लीजिए आप। ठीक है, उसमें जो टोटल उसका प्राइस होगा, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 50 लाख का आपने गुड्स ऑर्डर किया। ठीक है, तो उसमें से कुछ एडवांस आपको पेमेंट एट द टाइम ऑफ ऑर्डर करना पड़ेगा, वही क्या है, कस्टमर एडवांस है। ठीक, दिस अरेंजमेंट इज यूज्ड इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर इन शॉर्ट सप्लाई। ठीक है, ये कब करा जाता है, जो शॉर्ट सप्लाई में है उनके साथ ये काम किया जाता है, और विच इन्वॉल्व्स अ वेटिंग पीरियड फॉर डिलीवरी। फिर कहता है डिफाइन इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट when a company borrow funds for a short period from another company which has surplus fund, it is called intercorporate deposit। ठीक है, एक कंपनी ने क्या किया, दूसरी कंपनी से पैसा उधार ले लिया, ये इसी को क्या कहा जाता है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट कहा जाता है। ठीक है सर। फिर कहता है डिफाइन क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड आर नॉट पेड इन अ पर्टिकुलर ईयर आर कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, क्यूमुलेटिव केस में क्या होता है कि एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है डिविडेंड। ठीक है, इस साल नहीं पे किया, अगले साल कर देंगे, अगले साल के जो डिविडेंड है उसको भी और इस साल के डिविडेंड को भी। अगर अगले साल भी नहीं किया तो 3 साल का एक साथ हम एक्यूमुलेट करके उसके बाद पे कर देंगे, यानी एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा होता जाता है। ठीक है, सच डिविडेंड गो ऑन एक्यूमुलेटिंग एंड बिकम्स पेएबल आउट ऑफ द प्रॉफिट इन सब्सिक्वेंट ईयर। ठीक है, आगे आने वाले सालों में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से ये पेएबल हो जाता है। नॉन क्यूमुलेटिव उसका जस्ट अपोजिट है। ऑन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड डू नॉट एक्यूमुलेट। इसके अंदर क्या होता है, डिविडेंड अगर आपको इस साल नहीं दिया गया है तो फिर हमेशा के लिए भूल जाइए, उस डिविडेंड को नहीं मिलेगा। ठीक है, इन केस ऑफ अ कंपनी डज नॉट हैव सफिशिएंट प्रॉफिट इन एनी ईयर, द राइट ऑफ डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट ईयर इज लॉस्ट फॉर एवर। यानी आपको कभी भी उसके ऊपर डिविडेंड अब नहीं दिया जाएगा अगर इस बार नहीं दिया गया तो। फिर कहता है डिफाइन पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स गिव participating preference shares give the holder the right to share in profit left after the payment of dividend to the preference and equity shareholder। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या हैं, यानी एक बार आपने जब प्रॉफिट्स में से डिविडेंड बांट दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और इक्विटी शेयर होल्डर को, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा तो उसके अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बंटवारा कर सकते हैं। ठीक है, वही है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, उसका कॉन्ट्रारी क्या है, नॉन पार्टिसिपेटिंग। ऑन कॉन्ट्रारी the shareholder of non-participating preference shares do not enjoy the right to share in the profit। ठीक, दे ओनली गेट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड, यानी वो प्रॉफिट शेयर नहीं कर सकते, उनको सिर्फ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो उनका है वही दिया जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, डिफाइन कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो होल्डर ऑफ कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन गेट सच शेयर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ फिक्स पीरियड। एक फिक्स पीरियड के बाद अगर वो चाहे तो अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर होल्डर में अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड प्रेफरेंस शेयर्स विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आर नोन एज नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है सर। फिर आ रहा है डिफाइन रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। द होल्डर ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिफंडेड देयर कैपिटल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, एक बार जो पीरियड के लिए आपने जो है प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करा था वो पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो आपका जो शेयर्स है ना वो रिडीम हो जाएगा, यानी आपको आपकी कैपिटल वापस कर दी जाएगी। ठीक है, और एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी, कंपनी अगर खुद चाहे कि वो आपको पैसा वापस कर दे तो इन दैट केस कंपनी आपको पैसा वापस कर देगी। दोनों में कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो कंपनी आपको पहले ही पैसा वापस कर दे या फिर आपका जो टाइम था वो पूरा हो गया उसके बाद कंपनी ने पैसा आपको रीपे कर दिया। ठीक है, ऑन नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम बिफोर द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। ठीक है, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, वो कभी भी रिडीम नहीं किए जा सकते हैं अनटिल एंड अनलेस कि कंपनी वाइंड अप कर दी जाए। ठीक है, डिफाइन नेकेड एंड मॉर्गेज डिबेंचर। अब नेकेड और मॉर्गेज डिबेंचर क्या होते हैं। नेकेड और सिंपल डिबेंचर्स आर नॉट सिक्योर्ड एज नो प्रॉपर्टी इज प्लेज्ड और मॉर्गेज ऑन देयर इशू। ठीक है, नेकेड डिबेंचर्स कौन से होते हैं, ये इसके अंदर सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे कोई भी एसेट या फिर कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखी जाती है। ठीक है, ये ऐसे ही लिए जाते हैं, कंपनी लेती है, इशू करती है डिबेंचर्स और डिबेंचर जो लोग खरीदना चाहते हैं वो लोग खरीद लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अनसिक्योरिटी रहती है।
इन केस ऑफ डिफॉल्ट द डिबेंचर होल्डर कैन मेरेली sue द कंपनी फॉर रिकवरिंग देयर मनी। ठीक है, अब अगर कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया, कंपनी ने इनको पैसा देने से इनकार कर दिया, तो ये एक कुछ इनके पास तो कुछ है नहीं एसेट वगैरह, तो अब ये क्या कर सकते हैं, सिर्फ इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि ये कंपनी के अगेंस्ट में केस फाइल कर दें। ठीक है, अगर इनके पास एसेट होता तो ये क्या कर सकते थे, इनके पास राइट था कि उस एसेट को बेच के अपना पैसा वसूल कर सकते थे। अब चूँकि ये नेकेड डिबेंचर थे, इनके पास कोई भी चीज़ नहीं थी। ठीक है, तो अब क्या होगा, इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा कि ये कंपनी के अगेंस्ट में केस करें। ठीक है, फिर मॉर्गेज डिबेंचर क्या होते हैं, ऑन द अदर हैंड मॉर्गेज और सिक्योर डिबेंचर्स आर इशूड बाय क्रिएटिंग अ फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ऑन द कंपनीज एसेट। कंपनी के एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया जाएगा, कंपनी के एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट किया जाएगा और या फिर कंपनी के एसेट्स को मॉर्गेज किया जाएगा, जो भी आप कह लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो ये फिर उस एसेट को पर्टिकुलरली बेच सकते हैं, अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन रिडीमेबल एंड इनरिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल और कॉलेबल डिबेंचर्स आर रीपेएबल ऑन अ प्री डिटरमाइंड डेट और एट एनी टाइम प्रायर टू मैच्योरिटी एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं ना, वो या तो कंपनी जब चाहे अपनी मर्जी से एक्सपायरी डेट से पहले ही वो रीपे कर दे डिबेंचर्स होल्डर को, या फिर वो एक्सपायरी डेट आ जाए जिस डेट तक के लिए उसने कंपनी ने पैसा ले रखा था, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, जो भी सिचुएशन पहले आ जाए, या तो कंपनी खुद वापस कर दे या फिर वो एक्सपायरी डेट हो जाए। ठीक है, तो कंपनी पैसा वापस कर देती है, यानी ये रिडीम हो जाते हैं। बट इनरिडीमेबल और परपेचुअल डिबेंचर्स आर रीपेएबल ओनली एट द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो इनरिडीमेबल डिबेंचर क्या है, ये हमेशा जब ही पे किए जाएंगे जब इन कंपनी वाइंड अप हो रही होगी, उससे पहले इनको पैसा वापस नहीं मिलेगा। फिर कहता है व्हाट इज बियरर एंड रजिस्टर्ड डिबेंचर। बियरर और रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या होते हैं। Bearer debenture can be transferred by merry delivery as no record of such debenture is kept in the register of debenture holder। ठीक है, bearer debenture क्या होता है, जो आपने पढ़ा ना, debenture क्या होता है, एक सर्टिफिकेट होता है, जो उस सर्टिफिकेट को बियर करे वही bearer debenture हो गया। ठीक है, जो भी उस सर्टिफिकेट को बियर करेगा वही उसका बियरर हो गया। ठीक है, अब चूँकि वो बियरर डिबेंचर है, ठीक है, तो जो भी बियर करेगा उसी को क्या माना जाएगा, वही बियरर हैगा, वही मालिक उसका हैगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि बियरर जो डिबेंचर्स होते हैं वो ट्रांसफ़र करे जाते हैं सिर्फ डिलीवरी से, यानी हमने आपको दे दिया, आपने किसी और को दे दिया, तो ये ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर्ड में कंपनी के जो रजिस्टर होता है ना, डिबेंचर्स का रजिस्टर, उसके अंदर ये नाम नहीं लिखे जाते हैं। जो बियरर डिबेंचर्स होते हैं, जो बियरर डिबेंचर्स होते हैं उनके नाम नहीं लिखे जाते, तो सिर्फ मेरी डिलीवरी से ये क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स आर रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर। इंटरेस्ट इज पेएबल only payable on registered holders. Such debentures can only be transferred by transfer deed। ठीक है, जो रजिस्टर्ड डिबेंचर होते हैं ना, वो जब ही ट्रांसफ़र हो सकते हैं जब वो तभी ट्रांसफ़र हो पाएंगे जब ट्रांसफ़र डीड होगी वहाँ पे। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल ट्रांसफ़र डीड नहीं होगी वहाँ पे वो डिबेंचर कभी भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इंटरेस्ट जो है रजिस्टर्ड डिबेंचर को ही दिया जाता है। ठीक, फिर कहता है व्हाट इज कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। इन केस ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर द डिबेंचर होल्डर आर गिवन द ऑप्शन टू कन्वर्ट देयर डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स। ठीक है, कन्वर्टिबल डिबेंचर में क्या होता है कि वो ऑप्शन देते हैं कि आप अपना चाहें तो डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑन द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर डू नॉट कैरी एनी राइट टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या है, वो कभी भी कन्वर्ट नहीं किए जा सकते हैं किसी भी हाल में इक्विटी शेयर्स के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन कहता है गिव द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स आर इक्विटी शेयर्स आर इशूड प्रायर टू प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, हमेशा क्या होता है, इक्विटी शेयर पहले इशू किए जाते हैं प्रेफरेंस शेयर से। ठीक है, एंड डिबेंचर से। इक्विटी शेयर कैपिटल इज रीपेड इन द लास्ट। ठीक है, इशू हमेशा पहले किए जाएंगे इक्विटी शेयर, चाहे वो डिबेंचर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, उससे पहले इशू किए जाएंगे। लेकिन पेड हमेशा कब किया जाएगा इनको, सबसे आखिरी में। होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर एंजॉय वोटिंग राइट। ठीक है, इनके पास क्या होता है, वोटिंग राइट होता है। इक्विटी शेयर डू नॉट कैरी एनी प्रेफरेंशियल राइट। किस चीज़ के बारे में प्रेफरेंशियल राइट नहीं होती है, ना तो डिविडेंड में ना रिपेमेंट ऑफ कैपिटल में। ठीक है सर, फिर कहता है एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपनी। अगर एडवांटेजेस देखे जाए तो नो बर्डन ऑन अर्निंग।
ठीक है, अर्निंग के ऊपर कोई भी तरह का बर्डन यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। द डिविडेंड ऑन सच शेयर इज पेएबल ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट। ठीक है, जब कंपनी की मैनेजमेंट चाहेगी तभी डिविडेंड देगी, अगर वो नहीं चाहेगी तो डिविडेंड नहीं दिया जाता इक्विटी शेयर्स को, इसलिए बर्डन नहीं होता अर्निंग के ऊपर। सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट प्रॉफिट, द कंपनी इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल रेट रहता है, कोई फिक्स रेट नहीं रहता है कि इतना परसेंट आपको देना ही पड़ेगा, वो प्रेफरेंस शेयर के अंदर होता है, इक्विटी शेयर होल्डर के अंदर नहीं पाया जाता है ऐसा फीचर। ठीक है, तो फिर कंपनी चाहे तो कम से कम डिविडेंड दे दे, कंपनी चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा दे दे, यानी कोई बर्डन नहीं होता है कंपनी की अर्निंग के ऊपर। फिर परमानेंट कैपिटल होती है, कंपनी को फ़ायदा है। इक्विटी शेयर कैपिटल इज रिफंडेड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद करी जा रही होगी तभी उनको पे किया जा सकता है। ठीक है, देयर फॉर इक्विटी शेयर रिमेन्स विद द कंपनी फॉर एवर, इसलिए क्या होता है कंपनी के साथ हमेशा के लिए ये इक्विटी शेयर्स रहते हैं। नो चार्ज ऑन एसेट, जब इक्विटी शेयर इशू किया जाता है तो उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी थोड़ी दी जाती है। ठीक है, इक्विटी शेयर्स डू नॉट कैरी एनी चार्ज ऑन द कंपनीज एसेट, इसलिए वो कह रहा है कि कंपनी की एसेट्स भी बची रहती हैं। फिर स्मॉल नॉमिनल वैल्यू होती है, द फेस वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर्स आर जनरली वेरी लो, फेस वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा लो होती है। हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ 5 रुपीज़ इस तरीके की होती है, 100 रुपीज़, इस तरीके से उनकी नॉमिनल वैल्यू होती है। ठीक है सर, एज ए रिजल्ट इक्विटी शेयर्स हैव वाइड अपील, इसलिए लोग ज़्यादा इक्विटी शेयर्स खरीदने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा अपील पे ये जाती है, वाइड रहती है। अब देखते हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ शेयर होल्डर क्या है। तो शेयर होल्डर के हिसाब से इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय फुल वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय वोटिंग राइट एंड कंट्रोलिंग पावर। ठीक है, अगर शेयर होल्डर के नज़रिए से देखा जाए तो उनके पास वोटिंग राइट होता है और कंट्रोल करते हैं कंपनी को पूरी। द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। ठीक है, इनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड रहती है, कहाँ तक, फेस वैल्यू तक के, बस उससे ज़्यादा नहीं, अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, इन केस ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस द रेट ऑफ डिविडेंड कैन बी वेरी हाई, अगर बिजनेस सक्सेसफुल हुआ तो रेट ऑफ डिविडेंड क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा मिलता है इनको। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर हैव प्रीएम्प्टिव राइट, यही वो जो आप पढ़ के आए ऊपर राइट शेयर्स में। ठीक है, कि उनको पास प्रीएम्प्टिव राइट होता है कि पहले जब भी कोई नया शेयर इशू किया जाएगा तो सबसे पहले किसको दिया जाएगा, अंडर सेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको दिया जाएगा। जब वो अगर वो सब्सक्राइब करते हैं तो ठीक है, अगर वो रिजेक्ट करते हैं तब फिर आप आगे जाके पब्लिक को ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, फिर कहता है एक्सप्लेन द डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपनी अगर हम देखें डिसएडवांटेजेस, कंपनी को क्या नुकसान होता है, मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोल, इक्विटी शेयर्स कैरी फुल वोटिंग राइट, दिस गिव राइज टू मैनी अनडिजायरेबल प्रैक्टिसेस बाय पर्सन हु सीक गेन एंड कंट्रोल ओवर द कंपनी। ठीक है, मैनिपुलेट करने की कोशिश करी जाती है, यानी कंट्रोल किसके हाथ में है, जो जिसके पास इक्विटी शेयर है, और इक्विटी शेयर पूरे तरीके से कंपनी पे कंट्रोल रखते हैं, कैसे, क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैनिपुलेट करने की कोशिश करी जा सकती है, मैनेजमेंट यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती। डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, capital raised through equity shares is not refunded during the lifetime of the company. Mistakes in the estimation of financial requirement may lead to over capitalization. Yes, ठीक है, आप इक्विटी शेयर्स क्या होता है, कभी भी रिफंड नहीं किया जा सकता अनटिल एंड अनलेस कंपनी बंद करी जा रही हो। ठीक है, अगर एस्टिमेट आपने लगाया है कैपिटल का, ठीक है, इक्विटी शेयर कितना इशू करना है आपको, उसका एस्टिमेट लगाया और आपने गलत लगा लिया, तो हो सकता है कि ज़्यादा कैपिटल आप ले आएँ अपने कंपनी के अंदर, तो ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाएगी। ओवर कैपिटलाइजेशन अगर हो जाएगी तो फिर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होना शुरू हो जाएंगे और कंपनी नुकसान में चली जाएगी। फिर कहता है कॉस्टली है, द कॉस्ट ऑफ इशूइंग शेयर इक्विटी शेयर्स इज आर वेरी मच हायर। ठीक है, इक्विटी शेयर को इशू करने में जो कॉस्ट लगती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, अंडर राइटिंग कमीशन ब्रोकरेज एंड अदर इशू एक्सपेंसेस आर वेरी हाई फॉर इक्विटी शेयर। ठीक है, ये सारे जो चीज़ें होती हैं इसमें खर्चे काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं इक्विटी शेयर को इशू करने में। फिर इनफ्लेक्सिबल है, कंपनी कैन नॉट इशू इक्विटी शेयर्स इन एक्सेस ऑफ इट्स ऑथराइज्ड कैपिटल एज स्टेटेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की एक ऑथोराइज कैपिटल लिखी होती है कि इतनी ही कंपनी अब इशू शेयर कर सकती है, इक्विटी शेयर को इशू कर सकती है, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकती है। ठीक है, तो अब कंपनी ने अगर उस लिमिट तक के पहुंच गई है, कंपनी ने शेयर इशू कर लिए, उसके बियॉन्ड अब कंपनी जा नहीं सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पाई जाती है। अब फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ शेयर होल्डर देखते हैं कि क्या उनको डिसएडवांटेज मिलता है। सबसे पहला हाई रिस्क, यस, शेयर होल्डर को हाई रिस्क होता है। इक्विटी शेयर होल्डर सिंक और स्विम
विद द कंपनी, या तो सिंक हो जाते हैं या स्विम करते हैं कंपनी के साथ। डिविडेंड एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल आर बोथ अनसर्टेन, मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं, ठीक है, दोनों ही अनसर्टेन रहते हैं। शेयर होल्डर्स कैन नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक, शेयर होल्डर कभी भी अपने हिसाब से इंक्रीज नहीं कर सकते डिविडेंड। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं मैनेजमेंट है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उन्होंने 8% का रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करा कि 8% हम जो डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं, उनके पास पावर है कि उस डिविडेंड को 8% ना करके 5% कर देंगे, लेकिन शेयर होल्डर ये नहीं कर सकते कि उस 8% को 10% कर दें, ठीक है। उनके पास पावर है लेकिन कम करने की है, ज़्यादा करने की नहीं होती है, ठीक। फिर कहता है परपेचुएशन ऑफ अ कंट्रोल बाय फ्यू, एनी न्यू शेयर हैज़ टू बी फर्स्ट ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। आपने पढ़ा है प्रीएम्प्टिव राइट अंडर सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो पहला क्या ऑप्शन दिया जाता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको क्या किया जाएगा, हम पहले शेयर्स को जो नए इशू कर रहे हैं देंगे, ठीक। एज अ रिजल्ट कंपनी कम्स टू बी मैनेज बाय फ्यू परसेंट, अगर उन सब ने वही सारे शेयर्स को फिर से सब्सक्राइब कर लिया तो फिर क्या है, कुछ ही लोग हैं जो पूरी कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। ऑर्डिनरी और स्मॉल शेयर होल्डर्स रिमेन ओनर इन नेम ओनली, जो छोटे मोटे शेयर होल्डर है ना, वो सिर्फ नाम के ओनर रह जाते हैं, उनके पास पावर नहीं रहती है। पावर किसके पास होती है, जिसके पास सबसे ज़्यादा शेयर्स होते हैं, क्योंकि 1 इक्विटी शेयर इज इक्वल टू 1 वोट, ठीक है, जितने ज़्यादा इक्विटी शेयर उतने ज़्यादा वोट। फिर कहता है व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपनी अगर देखी जाए, अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर्स, प्रेफरेंस शेयर्स ग्रेटली अपील Preference shares greatly appeal to those investors who look for reasonable safety of their capital along with fixed but higher return, ठीक है। तो जो लोग अपने पैसे को डूबना, जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए प्रेफरेंस शेयर होल्ड जो होता है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है कि उनको हाई रिटर्न भी मिल जाएगा और उनका पैसा भी नहीं डूबेगा। नो बर्डन ऑन प्रॉफिट, प्रेफरेंस शेयर डू नॉट पुट अ फिक्स बर्डन ऑन फाइनेंसेस एज डिविडेंड इज ओनली पेएबल आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे बर्डन भी कंपनी के ऊपर नहीं होता, क्योंकि जब भी प्रॉफिट कमाएगी कंपनी तभी वो डिविडेंड देगी, अदरवाइज कंपनी वो डिविडेंड नहीं देगी, ठीक है। नो इंटरफेरेंस इन द मैनेजमेंट, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर के पास वोटिंग राइट नहीं होता है, इस वजह से उनकी इंटरफेरेंस भी मैनेजमेंट में नहीं हो सकती है। प्रेफरेंस शेयर डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स, देयरफॉर promoter can retain exclusive power or control over the company. नो चार्ज ऑन एसेट, तो इनको भी इशू करने पे कोई चार्ज कंपनी को नहीं क्रिएट करना पड़ता अपने एसेट के ऊपर। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट इन्वॉल्व एनी मॉर्गेज और चार्ज ऑन दी एसेट्स ऑफ द कंपनी, यानी कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी यो प्रेफरेंस शेयर इशू करने के चक्कर में, ठीक है। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ शेयर होल्डर अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर गेट अ मोर स्टेबल एंड रेगुलर डिविडेंड, ठीक है, एक स्टेबल डिविडेंड मिलता है और एक रेगुलर डिविडेंड भी यहाँ पे देखने को मिलता है। स्टेबल यानी रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रहता है, ठीक है, द रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड, यहाँ पे फिक्स रहता है, कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। द रिस्क इन्वॉल्व इज कंपैरेटिवली लेस एज प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल इज रीपेएबल बिफोर इक्विटी शेयर, ठीक है। क्यों रिस्क कम है यहाँ पे, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा वापस किया जाएगा, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पे रिस्क जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर द एरियर्स ऑफ डिविडेंड, एरियर्स ऑफ डिविडेंड का मतलब क्या है, जो इस साल डिविडेंड नहीं दिया गया वो क्या हो गया, एरियर हो गया, ठीक है, यानी उस साल वो पैसा डिविडेंड नहीं दिया गया है तो वो अगले साल फिर क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो वही कह रहा है, इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स द एरियर्स ऑफ डिविडेंड इज ऑल्सो एक्यूमुलेट एंड आर पेएबल इन फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर में उनको पे किया जाएगा, ठीक है। सर हम लोग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी के पार्ट 1 में आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। कुछ टेक्निकल टर्म्स हो सकता है कि मैं यहाँ से बोलता चला गया हूँ और आपको समझ में ना आए हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको एक बार में समझ में नहीं आई हो, वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर से ज़रूर जवाब दूंगा। हेजिटेट मत करिएगा, पूछिएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी इंसान यहाँ पे सीखा सिखाया नहीं आया है, हमने भी कभी सीखा है, आज हम सिखा रहे हैं, ठीक है। आप कहीं पर फंस रहे हैं तो आप पूछिए, ये आपका राइट है कि आप पूछें, ठीक है, तो मैं उसका जवाब भी दूंगा, ठीक है सर। तो आप पूछिएगा और मैं उसका ज़रूर से ज़रूर जवाब देना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दिएगा, क्योंकि बेल आइकन आप नहीं दबाएंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट नहीं मिल पाएगी और आप फिर लेटेस्ट अपडेट से महरूम रह जाएंगे,
ठीक है, तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा दिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन लोगों को भी चीज़ें आसान लगे। ठीक है, आपको पूरे नोट्स के फॉर्म में हम चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम आउट करना है, कैसे उसके आंसर्स लिखने हैं, सब कुछ हम आपको इसमें सिखा रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन नोट्स का। ठीक है, तो आपके लिए भी थोड़ी आसानी हो जाएगी। इतनी मोटी किताब आप पढ़ेंगे उससे बेहतर है ये छोटे छोटे से नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। ठीक है, आप अगर इन नोट्स को भी अच्छे से पढ़ के चले जाएंगे तो भी आप आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसका पार्ट 2 लेके आएंगे जो अगले लेक्चर के अंदर होगा। ठीक है, टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।